सर, ये ईवीएम को हटाओ, देश को बचाओ, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को भी बचाओ बोल के आप आंदोलन कर रहे हैं, ये तो बात सही है। मगर ईवीएम को हटा के आप ये बैलेट पेपर को लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सवाल यह है, बैलेट पेपर से समाज को क्या फ़ायदा है, ईवीएम से क्या नुकसान है, ये बता दीजिए आप। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था, 2009 में केंद्रीय चुनाव आयोग को टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने उन्होंने ये कहा था कि भाई ये 9 लाख मशीनें, ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये जो मशीनें हैं 9 लाख मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं हैं। ये बात चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने कही 2009 के चुनाव के पहले बात बताई। फिर भी मतलब जो मशीनें टेक्निकल कमेटी के लोगों ने जो कहा था कि ये मशीनें ख़राब है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं है, फिर भी चुनाव आयोग ने वो मशीनों से चुनाव किया। मतलब केवल उतना ही नहीं, केवल 2009 का ही चुनाव नहीं, तो 2009 से लेके 2014 तक जितने भी चुनाव हुए असेंबली के और लोकसभा के, 2014 तक, 2014 में जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन में भी वो 9 लाख मशीनों का इस्तेमाल किया और चुनाव धांधली से, गड़बड़ी से जीता। बीजेपी को जीतने का मौका मिला, बीजेपी ने धांधली की, घोटाला किया। ये सारा कांग्रेस और बीजेपी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आरएसएस का ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा हुआ। उसका सबूत क्या है? तो इलेक्शन होने के बाद 9 लाख मशीनों को 1 महीने के अंदर में बंगार घोषित किया, कबाड़ घोषित किया। तो कबाड़ क्यों घोषित किया? ये सारा, इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। कबाड़ इसलिए घोषित किया, बंगार इसलिए घोषित किया क्योंकि उसके अंदर धोखाधड़ी के सबूत थे, घोटाले के सबूत थे, धांधली के सबूत थे। इसलिए उन्होंने वो सारी की सारी मशीनों को, 9 लाख मशीनों को कबाड़ घोषित किया। जो मशीनें इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने 2009 को ही कहा था कि इसको यूज़ मत करो, तो ये मशीनों को यूज़ करके धांधली की, घोटाला तो किया। मैं वही पूछना चाहता हूँ सर बीच में, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जैसा बोल रहे थे 9 लाख जो वोटिंग मशीन्स है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, इसको इस्तेमाल मत करो बोल के खुद का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का ओन टेक्निकल कमेटी या एक्सपर्ट्स उनको बताए, तो भी वो कहे बाद भी ये टेक्निकली एक्सपर्ट कहे बाद भी ये इस्तेमाल किए 9 लाख वोटिंग मशीन्स को, ये चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किए बोल के आप बोल रहे हैं। इसका मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है? तो भी यूज़ करना, इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि जिस तरह से जो ब्राह्मण लोग जिनकी संख्या 3.5% है, 3.5% लोग किसी भी तरह, मतलब कि उनकी संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में माइक्रो लोग, माइनॉरिटी लोग, अल्पसंख्यक लोग, बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। उनको किसी भी हालत में, जैसे कि पहले वो लोग मनी माफिया, मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रहे थे, तो अभी उनको जो सीक्रेट डील हुई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, आरएसएस के बीच में जो सीक्रेट डील हुई थी, उस सीक्रेट डील के तहत उन्होंने ये प्लान बनाया था कि शासन सत्ता में मीन्स रूलिंग में एंड अपोजिशन में केवल ब्राह्मण लोगों की पार्टियां ही रहेगी। मतलब कि आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो 3%, 3.5% ब्राह्मणों की संख्या उन अल्पसंख्यक लोगों का ही आज की तारीख में 5 नेशनल दल है। कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मण की पार्टी, सीपीएम ब्राह्मण की पार्टी, सीपीआई ब्राह्मण की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, आम आदमी पार्टी बनिया की पार्टी। तो इस तरह से ब्राह्मण और बनिया, मतलब खास करके अगर देखा जाए तो ब्राह्मण लोगों का 3.5%, जिनकी संख्या 3.5% है। हम लोग 85% लोग हैं। कांशीराम साहब बोलते थे कि हमारा वोट ज़्यादा है, हमारा वोट 85 to 90 करोड़ वोट है। जिनका वोट ज़्यादा है उन्होंने जो स्लोगन लगाया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो आज की तारीख में पहले वो लोग क्या करते थे, मनी माफिया, मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते थे, मगर आज की तारीख में उन्होंने क्या किया, ईवीएम को हथियार बनाया। ईवीएम के माध्यम से पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब शासन सत्ता में क्या करना चाहते वो लोग
आइदर बीजेपी आइदर कांग्रेस, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारें बदल रही है, सरकारें चेंज होती है। हमें भी ऐसा दिखाई देता है कि सरकारें बदलती है, मगर शासक वर्ग वही है, शासक वर्ग ब्राह्मण ही है। तो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं ये तो विचार करना ही होगा, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, आप जैसा बोलते बोलते एक बात भी बोली थी आपने, वो बात क्या है, ये ऐसा कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में ईवीएम से हराना और जीतना अंडरस्टैंडिंग है बोल के बोले थे आप बीच में। सो इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसा है? इफ़ आप ऐसा बोले थे अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस कैसा आती और यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस कैसा आ रही, या रहने दो कल उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आ गई और दूसरा अलग अलग राज्यों में कांग्रेस भी आ रही है, तो इसको कैसा अंडरस्टैंडिंग बोल के हम बोल सकते हैं, कैसा समझ सकते हैं इसको? अंडरस्टैंडिंग कहने के पीछे आपने कोई सबूत है क्या? जैसे कि आप अगर देख सकते हैं, आपने 1989 से 2004 तक भारत में जो इलेक्शन हो रहे थे, तो उस दरमियान हमें दिखाई ये दे रहा था कि अनस्टेबल गवर्नमेंट दिखाई दे रहा था। और जो दबे कुचले लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों का भारत में, भारत की राजनीति में इमरजेंस हो रहा था, ज़्यादा लेवल पर इमरजेंस हो रहा था। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों को उनके पार्टियों का, उनके लीडरशिप को नेशनल लेवल पर लीडरशिप, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के अंदर नेशनल लेवल पर लीडरशिप डेवलप हो रही थी। नेशनल लेवल पर उनके पार्टी का रिकग्नाइजेशन उनके पार्टी को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 2004 के बाद ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा, तो ईवीएम से क्या हुआ, सबसे पहले लेवल पर जो पार्टियां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की पार्टियां है, उनका जनाधार ख़त्म होने का काम ईवीएम ने किया, ख़त्म करने का काम ईवीएम ने किया। सबसे पहला अगर कोई काम ईवीएम ने किया है, तो आज के तारीख में हमें दिखाई भी देता है। शरद पवार साहब की पार्टी का देखिए, जो भी बड़े बड़े लीडर है, लालू प्रसाद यादव, उनका देखिए, जो भी बड़े बड़े लीडर है, उनकी पार्टियां आज के तारीख में, जो नेशनल लेवल पर जो पार्टियां हमारे समाज की एससी एसटी ओबीसी की जो पार्टियां थी, ईवीएम ने उनका पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है। तो आप जैसा बोल रहे हो, एक्चुअली आप जो बोल रहे हो, अभी ये जो प्रांतीय पार्टी है, मतलब रीजनल पार्टीज है, या शरद पवार का रहने दो, नहीं तो हमारे अभी जैसा बोल रहे हो लालू प्रसाद यादव का रहने दो, ऐसा जो पार्टियाँ ईवीएम के वजह से आप सत्यानाश हो गए बोल के आप कह रहे हैं, मगर समाज ये मानती है और लोग ये कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं, ईवीएम के वजह से नहीं है, उनको मदद करने वाले लोग नहीं हैं, उनका झंडा एजेंडा, उनको मदद करने वाले लोग उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो अभी सत्ता में नहीं आ रही है। हमारे को मतलब अभी बीजेपी को या कांग्रेस को मदद करने वाले लोग, संपूर्ण मदद करने वाले लोग, वोटिंग देने वाले लोग ज़्यादा है, इसके वजह से हम आ रहे हैं, मगर ईवीएम के वजह से नहीं है बोल के कांग्रेस वाले रहने दो या बीजेपी वाले रहने दो, ये लीडर्स जो अग्रसरणीय लीडर है वो कह रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, इनका सबसे बड़ा जो टैक्ट है वो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा के आधार पर, और ये सारी जो आज के तारीख में उन्होंने पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए मनी माफिया मीडिया का सहारा लिया। कांशीराम साहब के समय तक, कांशीराम साहब के वजह से इंडिया के राजनीति में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में भूचाल आया। और भूचाल की वजह से क्या हुआ था, 1989 से 2004 तक इंडिया की राजनीति अगर आप देखेंगे तो अनस्टेबल गवर्नमेंट था। 2004 तक अनस्टेबल गवर्नमेंट था, और उसका खामियाजा ब्राह्मणों को सारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये आने वाले समय में, क्योंकि 1997 में कांशीराम साहब की पार्टी नेशनल लेवल पर रिकग्नाइजेशन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, ब्राह्मणों ने ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग ईवीएम को लाते, ईवीएम को पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पॉलिटिकल पावर पर ब्राह्मणों का कब्जा रहेगा। मतलब आप लोग देखेंगे 2004 के बाद इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट दिखाई देता है। 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट,
2014 स्टेबल गवर्नमेंट, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट 2004 के पहले स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, जब बैलेट पेपर यूज़ होता था। और सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो इट वाज रिटेल फ्रॉड। स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टेटमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी का, इट वाज रिटेल फ्रॉड। जब बैलेट से चुनाव होता था तो इट वाज रिटेल फ्रॉड, एंड अभी जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो इट इज होलसेल फ्रॉड। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि, एंड उन्होंने केवल बोला ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया। करने के वजह से, डॉक्यूमेंट्स देने की वजह से, सारे एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को। जजमेंट दिया कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। 2014 में क्या किया, 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 2004 में आप अगर इस जजमेंट के केवल एक सेंटेंस को पकड़ेंगे, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसके पहले क्या हुआ, 2004 में वीवीपीएटी मशीन नहीं था, इसका मतलब घोटाला हुआ। 2009 में वीवीपीएटी मशीन नहीं था, और मैंने 9 लाख ईवीएम मशीन के बारे में बताया, तो 2009 में भी वीवीपीएटी मशीन नहीं था, इसका मतलब घोटाला हुआ। 2014 में तो इधर एक छोटी सी इंटरप्शन और भी है। बहुत बढ़िया बात बोले थे आप। अभी 2009 में रहने दो, 2014 में रहने दो, या 2019 तक रहने दो, अब तक वीवीपीएटी से जो लैंडमार्क जजमेंट है ना, 2013 में आया था ना, वो 2013 में लैंडमार्क जजमेंट है, वीवीपैट यूज़ करो बोल के, स्लिप्स यूज़ करो बोल के, तो भी बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग कभी भी ऐसा नहीं यूज़ किया। 3 बार हो गया तो भी वो ऐसा उसको नहीं मानी, लैंडमार्क जजमेंट को नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोली तो भी इसे नहीं मानी। इसको हम कैसा समझ सकते हैं, आप कैसा मान रहे हैं इसको, इस बात को कैसा देखते हैं? तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चुनाव, ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों मिल गए हैं क्या बोल के हम ऐसा आपको पूछना चाहते हैं। तो वास्तव में क्या है कि भारत का जो शासक है, ये शासक वर्ग आज के तारीख में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर उनका कब्जा है, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, डेमोक्रेसी के पिलर। और डेमोक्रेसी के पिलर के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी आज की तारीख में ब्राह्मण का कब्जा है। मैं आपको ये बता रहा था, 2014 में वीवीपीएटी मशीन कितना लगाया, 0.33%, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं माना? एज पर इलेक्शन जो सुप्रीम ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल 324 में क्या लिखा है, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की है। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, और चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो चुनाव आयोग है वो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। उस बात को लेके माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में केस फाइल किया। ये सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को, यहाँ के लोगों को मालूम नहीं होगा। मतलब 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, वो जजमेंट को आधार बनाकर माननीय वामन मेश्राम साहब ने, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस क्या फाइल किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। चुनाव आयोग के विरोध में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। और उस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट में मेश्राम साहब के केस को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए, मतलब जो वीवीपीएटी मशीन खरीदी करने के लिए 3,568 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए। 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनें खरीदी की, फिर भी घोटाला हुआ। 2019 में
2019 में आप लोगों को जो वीवीपीएटी मशीनें दिखाई देती है, वो मशीनें पूरे भारत भर में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया। वेरीफाई कितना किया, मिलान कितना किया? केवल 1% मिलान किया। मतलब जो 4-7 फेज में जो इलेक्शन होता है, आप देखेंगे कि 2019 में 23 मई 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर किया, ईवीएम का रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद रिजल्ट कितना डिक्लेयर किया? 7 फेज में इलेक्शन हुआ। रिजल्ट केवल 4 फेज का डिक्लेयर किया। आज तक 4 फेज का रिजल्ट ही डिक्लेयर है। 4 फेज का रिजल्ट कितना डिक्लेयर किया? 373 सीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। उसमें भी आप अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उस वक्त उन्होंने पब्लिश किया था 27 मई 2019 को जो रिजल्ट पब्लिश किया इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, वो रिजल्ट केवल 4 फेज का पब्लिश किया, 373 सीट का। 220 सीट्स पर ज़्यादा वोट निकले। पोल वोट से जो काउंटेड वोट है वो ज़्यादा निकले। 153 सीट पर पोल वोट से कम वोट निकले 153 सीट पर। तो ये बात जब चुनाव आयोग के लोगों को कम्युनिकेट की गई, पूनम अग्रवाल के माध्यम से, जो क्विंट मीडिया की पत्रकार है उनके माध्यम से जब ये इन्फॉर्म किया, तो चुनाव आयोग ने उनके वेबसाइट से ये सारा डेटा डिलीट किया। तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, 1 जून 2019 को चुनाव आयोग ने क्या किया? आज भी आप देख सकते हैं चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आज भी प्रेस नोट अवेलेबल है। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर वो प्रेस नोट में क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि ये जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं, ये डेटा ऑथेंटिक डेटा नहीं है। ये जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये प्रोविजनल डेटा है। 6 महीने के बाद भी, 6 महीना होने के बाद भी, आज भी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस है। 6 महीना होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने केस फाइल किया। आप एडीआर ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये केस के बारे में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें बताए कि ये आपने जो डेटा पब्लिश नहीं किया, आज तक पब्लिश नहीं किया, जो ऑथेंटिक डेटा पब्लिश करना चाहिए, आपके प्रेस नोट में लिखा गया है कि ये जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये प्रोविजनल डेटा है, तो ऑथेंटिक डेटा कब पब्लिश करेंगे? आज तक वो डेटा पब्लिश नहीं किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू करके जो पर्चियाँ, जो वीवीपीएटी स्लिप्स है, रिसीट्स है, वो रिसीट्स 4 महीने में सारी की सारी रिसीट्स डिस्ट्रॉय की। जो पर्चियाँ, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा है मैनुअल में ये लिखा है कि एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B, इस क्लॉज के तहत उस पर्चियों को, स्लिप्स को 1 साल रखने का प्रावधान है, प्रोविज़न है 1 साल रखने का। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू करके, वो कॉपी हमारे पास है, ऑर्डर इशू करके इलेक्शन कमीशन ने सारी की सारी पर्चियाँ जो रिकॉर्ड है, तो वो सारी की सारी पर्चियाँ डिस्ट्रॉय की। तो आप कोई ऐसा वो डिस्ट्रॉय करे तो भी आप कोई बीएमएम के वजह माध्यम से, बामसब के माध्यम से आप लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कैसा कर दिए बोल के? मतलब वो समाज को ऐसा सबूत बताना था, किसी ने किसी आकर पूछे तो आप जैसे वाले, मेरे जैसे वाले आके पूछे तो भी सबूत बताना वाला था इलेक्शन कमीशन ऑफ चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, तो वो ऐसा डिस्ट्रॉय कर दिए। किसी को मानते, इंस्ट्रक्शंस को मानते नहीं भी डिस्ट्रॉय कर दिए। तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं क्या इसके बारे में? डिस्ट्रॉय करने की जो बात है, ये डिस्ट्रॉय करने की बात को लेके एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस डाला हुआ है। और वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया 27 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूछा गया कि भाई आप बताओ कि आपने 4 महीने में सारी की सारी वीवीपीएटी की जो स्लिप्स है वो डिस्ट्रॉय क्यों की? तो चुनाव आयोग ने हाथ जोड़कर उनको कहा कि भाई हमें समय दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया। 4 वीक का समय देने के बाद अगर आप 27 फरवरी से 4 वीक अगर
काउंट करेंगे तो 27 फरवरी से 4 वीक होते हैं 22 मार्च। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाता है और 24 को लॉकडाउन घोषित किया जाता है। तो ये मैटर जो था इसको डाइवर्ट करने के लिए लोगों को इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसके लिए ये लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन लगाया पूरे भारत भर में। तो इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, मगर आज के तारीख में केवल भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इसमें 2019 से लेके 26 जून 2019 से लेके 12 मार्च 2020 तक पूरे भारत भर में ईवीएम बंडाफोड़ यात्रा निकाली गई और ये बातें बताई गई लोगों को। ईवीएम बंडाफोड़ यात्रा जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और एक सवाल है, आप जैसा बोल रहे थे बामसेफ नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी रेंदो ने तो विलास खराज जी रेंदो ने तो आपकी बीएमएम ऑर्गेनाइजेशन या बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन रहेंदो, आप अब से नहीं 10 साल से 15 साल से ऐसा आप 40 ईयर से भी आप ऐसा जना आंदोलन कर रहे हैं। ईवीएम के बारे में रहेंदो, बीसी सेंसस के बारे में रहेंदो, एमएसपी के बारे में रहेंदो, आप जन आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में आप कल भी किए थे, आप दिल्ली में हम देखे थे, बहुत बढ़िया विमानों पे आप एक आंदोलन किए थे, ईवीएम हटाओ देश बचाओ बोल के। आप जैसा कर रहे सो आंदोलन में कांग्रेस वाले भी शामिल थे, ये जो शिरोमणि अकाली दल वाले शामिल थे पार्टी वाले, और आम आदमी पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल थे, और सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स भी शामिल थे, और जेएनयू प्रोफेसर्स भी शामिल थे, बहुत सारे भीम आर्मी से भी शामिल थे लोग। इतना बड़ा आंदोलन को इतना छोटी बनाकर क्यों आप इस इशू को कैसे मानते हैं? ये क्यों एक इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखाई दिया इसको एक लोकल मीडिया, खाली यूट्यूब मीडिया दिखाई दे रहा है, नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखाई दिया है? ऐसा नहीं दिखाई दिए तो आप समाज को रूट लेवल तक कैसा जाओगे? इसको कैसा मानते हो आप? कैसा है कि जो आज के तारीख में जो जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो मीडिया है, मीडिया ब्राह्मण के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ब्राह्मण के हितों की रक्षा कर रहा है। एक्चुअल देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो रोल क्या है? संवैधानिक संस्थाओं का रोल क्या है, क्या होना चाहिए? संवैधानिक संस्थाओं का रोल ये होना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है, संविधान निर्माताओं ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी लगाई है। मगर आज के तारीख में जो जुडिशरी है, मीडिया है, पार्लियामेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर आज की तारीख में ब्राह्मणों का कब्जा है। इसलिए वो इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल काम नहीं कर रहे। अगर आप प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ये जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सर्वेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर जो काम करने वाले लोग हैं वो नौकर लोग हैं एक्चुअल देखा जाए तो, और वी द पीपल ऑफ इंडिया हम मालिक है। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक तो रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पब्लिक जो आम जनता है, जो मालिक है, हम लोग ये सारी बातों को पब्लिक में उठा रहे हैं। हम भी वही पूछना चाहते हैं, आप जैसा बोल रहे हो कोई मीडिया नहीं दिखा रहे बोले तो इसके मकसद ये है, मतलब ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग SC ST BC माइनॉरिटी के वो हित को लेकर ये नहीं दिखाते हैं, कब्जा पे वो बैठे हैं बोल के आप बोल रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी नहीं दिखाई दिया है तो आप कैसा सफल होगे? आपके जो मूवमेंट है, आपको ये ईवीएम को हटाओ नहीं तो BC सेंसस करो बोल के आप मूवमेंट, बहुत बढ़िया मूवमेंट चला रहे हैं देश में, आप कैसा सफल होंगे ग्राउंड लेवल तक नहीं जाने तो? आजकल आप देखो, आप मीडिया में दिखाई दिया तो ही सफल होगी कौन सी भी मूवमेंट, बट आपका मूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा मूवमेंट देश की राजधानी है न्यू दिल्ली में आप किया है तो भी वही किसी को भी पता नहीं है, तो सफल कैसा होगा? आपकी क्या प्लान है सफलता के लिए? देखिए, हमारा जैसे कि हमारे नेशनल लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, इन्होंने जो प्लान बताया है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन
जो बामसेप ऑर्गेनाइजेशन और भारत मुक्ति मोर्चा जो है वो एजिटेशनल विंग है। तो हमारा पूरे भारत भर में 31 स्टेट में नेटवर्क है, लगभग 567 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा नेटवर्क है और मोर देन 4000 तहसील में नेटवर्क है, लगभग 22,000 में ब्लॉक में 22,000 ब्लॉक में हमारा नेटवर्क है एंड 1,50,000 विलेज में हमारा नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथ के माध्यम से हम लोगों को जगाने का काम जारी है। हम लोग पूरे भारत भर में साल भर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग फील्ड में हैं, लोगों को जगाने का काम जारी है। केवल आज की तारीख में जो मेश्राम साहब ने जो अल्टीमेटम दे के रखा हुआ है, चुनाव आयोग को ये अल्टीमेटम दे के रखा था 31 तारीख को, और आज वो ऐलान करेंगे कि आने वाले समय में 15 लाख बूथों पर हम लोग हमारे लोगों के माध्यम से हम लोग आने वाले समय में अगर इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करना चाहते हैं या बैलेट से चुनाव नहीं करना चाहते, तो हम लोग हमारे लोगों को पूरे भारत भर में जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क के माध्यम से हम लोग लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे। ईवीएम तोड़ने का इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और उस प्लानिंग के तहत हम लोगों ने लोगों को ये कहा है, हमारे लोगों की पूरे भारत भर में जो कमेटियां हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने ये कहा है कि बूथ लेवल तक हमारी कमेटियां बननी चाहिए और उसके माध्यम से हम लोग ये इस कमेटी के माध्यम से 15 लाख बूथों पर ईवीएम को तोड़ने का प्लान बनाया है। तो रही बात ये है, सवाल और एक भी है और एक आपको एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ मैं। लोकसभा चुनाव अभी आ रही है, ये लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कहता है पूरा राज्यों में चल रहा है, वो राज मीटिंग में भी बोल रहा है, कहीं जगह भी कह रहा है, पेपर मीडिया में भी दे रहा है, आपकी बार 400 पार बोल रहा है। मतलब ये है 400 के ऊपर सीट्स हम लोकसभा सीट्स जीत सकते हैं, ये चुनाव में हम जीत सकते हैं बोलकर डायरेक्टली बोल रहा है। ऐसा कैसा बोल सकते, इसको कैसा मानते हैं आप? जैसे कि अभी 2 टर्म कांग्रेस ने घोटाला किया, 2 टर्म बीजेपी ने घोटाला किया, ये तो घोटाले के सारे सबूत हमारे पास है। और तो और जो केस माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे और जिस केस के बदौलत वीवीपीएटी पूरे भारत भर में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस रेफरेंस में भी इस बात को अगर देखा जाए तो पूरे भारत भर में मेश्राम साहब के केस की वजह से 16,15,000 वीवीपीएटी को परचेस करने के लिए 3,568 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुआ और उस वजह से इंडिया में वीवीपीएटी मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। 2014 से लेके 2014 से लेके 2018 तक 1,25,000 वीवीपीएटी मशीन को खरीद किया गया था। तो दोनों का अगर टोटल करेंगे तो 17,40,000 वीवीपीएटी मशीन को खरीदी किया था। मगर इसमें किस तरह से बदमाशी हो रही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी लास्ट ईयर द वायर के पोर्टल पर एक न्यूज़ आई, उसमें उन्होंने ये कहा कि आउट ऑफ 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। मतलब जो मशीन के लिए वीवीपीएटी मशीन के लिए हमने संघर्ष किया, हमने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया, चुनाव आयोग जो आर्टिकल 324 के तहत जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की, मतलब सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी है, मगर 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीनें खराब निकली। इसका मतलब क्या निकलता है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट लेवल चेकिंग पर यह होता है कि उसको एक कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उन मशीनों को चेक किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब मशीनें रखी जाती है, ईवीएम एंड वीवीपीएटी मशीनों को जब रखा जाता है तो उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उसको चेक किया जाता है। जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके सामने, उनके एजेंट के सामने चेक किया जाता है
और उस चेक के दरमियान ही मैन्युफैक्चरर को उसको रिटर्न भेजना है विदिन 7 डेज में। मगर ये सारा 5 साल के बाद ये गड़बड़ी, ये धांधली, ये घोटाला समझ में आता है। तो चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, चुनाव आयोग एज पर आर्टिकल 324 के तहत जो डायरेक्शन, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग इसमें इन्वॉल्व है। चुनाव आयोग के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो पार्टियां है, शासक जातियों की पार्टियां है, उनके माध्यम से, रूलिंग पार्टी के माध्यम से, अपोजिशन पार्टी के माध्यम से ये सारा खेल हो रहा है पूरे भारत भर में। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जो मीडिया के लोग बता नहीं रहे हैं। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ, तो ये तो खुलेआम धांधली, खुलेआम ओपनली। तो ईवीएम में तो क्या होता है, तो बैलेट पेपर से हुआ ना, ईवीएम में वो तो दिखाई दिया, तो उसमें क्या कैसा घोटाला किया, पेपर में तो वो तो दिखाई दिया, लेकिन एक जगह हुआ वो दिखाई दिया, इमीडिएट दिखाई दिया। ये ईवीएम में होता है, ये दिखाई भी नहीं देता। ईवीएम में घोटाला होता है, ये दिखाई भी नहीं देता। हमारा सवाल ये है, टेक्निकली आप जैसा बोल रहे हैं 100% वो पॉसिबल होगा, वो तो बहुत दूर की बात है सामान्य लोग समझने के लिए। जो विलेज में रहने वाले हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, जो गूढ़ेम आदिवासी जो उसमें रहने वाले, स्ट्रीट्स में रहने वाले लोग, वो समझ नहीं सकते हैं टेक्निकली बातों पे। आप जैसा बोल रहे हैं वो टेक्निकली हम समझ सकते हैं 3TV तेलुगु से। हम ये बोलना चाहते हैं, ये हम आपको सवाल करना चाहते हैं, जो लोकसभा के भी आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी सीधा सीधा बोल रहा है ना बात, नरेंद्र मोदी बोल रहा है, नहीं तो रहने दो, गाँव वाले जो बीजेपी लीडर भी बोल रहे, गाँव वाले जो वार्ड मेंबर भी नहीं जीते हैं वो लोग भी बोल रहे हैं, हम ये चुनाव आने वाले इलेक्शन में हम 400 के ऊपर सीट जीत रहे हैं। इस बात को लेकर गांव के जनरल पब्लिक कैसे मानना है? ईवीएम के वजह से ऐसा बोल रहा है, नहीं तो रियली वो सही तरीका से ऐसा उनको मदद मिल रहा है, उनको वोट दे रहे हैं लोग बोल के मानना है? ये क्या मानना है? आप सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दो, ये सामान्य लोग कैसा मानना है इस बातों को? पूरे भारत भर में क्या हो रहा है कि पॉलिटिशियन लोग, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, SC ST OBC से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, आज के तारीख में उनको ED IB CBI का डर दिखा के, उनको डरा धमका के उनको परेशान कर रहे हैं। एक लेवल पर वो उनको परेशान कर रहे हैं, दूसरे लेवल पर क्या हो रहा है, हमें क्या दिखाई देता है कि उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। शरद पवार जी का पार्टी देखिए आप, उद्धव ठाकरे जी का पार्टी देखिए आप। मतलब भारत में इस तरह से आज के तारीख में पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मण किस तरह से क्या क्या षड्यंत्र कर रहा है, ये हमारे सामने है। मतलब कि इस तरह से षड्यंत्र हो रहा है, ED IB CBI का इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मिसयूज़ हो रहा है। ये बहुत सारा आज के तारीख में, ये सारा जो लोकतंत्र आज की तारीख में खतरे में है, संविधान खतरे में है। अभी सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा जो हो रहा है, इसमें अभी आप लोगों को पूरे भारत भर में विरोध हो रहा है। पूरे भारत के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो SC ST OBC से, माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि परसों 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह साहब ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि, पार्लियामेंट में क्या बात कही उन्होंने कि नरेंद्र मोदी के 3 ब्रह्मास्त्र, 3 हथियार है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहला हथियार क्या है, तो ईवीएम। सबसे पहला ईवीएम हथियार उन्होंने बताया, पार्लियामेंट में बताया। अभी इस बात को, पहला हथियार ईवीएम है, दूसरा हथियार बताया धर्मांधता, तीसरा हथियार बताया ED CBI IB इनकम टैक्स। दिग्विजय सिंह साहब ने ये बात बताई तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया। उनको 8 मिनट का स्पीच, 8 या 10 मिनट के स्पीच उनका स्पीच है, उनको बोलने नहीं दिया गया। मतलब जो बात उन्होंने रखी, ऐसे शरद पवार हमारे प्रोग्राम में आए थे। जो विशाल रैली हुई, महारैली हुई दिल्ली में जंतर मंतर पर, ईवीएम, केंद्रीय चुनाव आयोग के विरोध में
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में वामन मेश्राम साहब चुनाव आयोग को लगभग अभी 10 साल हो रहे हैं, लगभग सारी जगह पर वामन मेश्राम साहब चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे, चैलेंज दे रहे। चैलेंज क्या कर रहे? उन्होंने बहुत बार ये कहा कि केवल कहा नहीं, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कहा, बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें हमारे अगेंस्ट में एफआईआर करना चाहिए, हमारे ऊपर केस करना चाहिए। हम आज इस वीडियो के माध्यम से भी चैलेंज करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर हम जो बोल रहे हैं इसमें तथ्य नहीं है, डॉक्यूमेंट के साथ बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हम फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप बेशक हमें अरेस्ट कर सकते हैं, आप एफआईआर कर सकते हैं हमारे ऊपर, आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं हमें। आपके प्रूफ्स भी है? सारे टाइप के प्रूफ्स है हमारे पास कि किस तरह से घोटाला करने में चुनाव आयोग का सबसे बड़ा रोल है। और रही सवाल ये है सर, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव आयोग, इसका ऑटोनोमसिटी रहता है, मतलब ये क्या एक्शन ले रही है जो ईवीएम टैंपरिंग के बारे में? ये खुद का जो चुनाव आयोग ये टैंपरिंग के बारे में ये कोई एक्शन ले रही है, नहीं तो इसको कोई बीजेपी वाले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बोल के सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसा मानते हैं इस बात को? आज की तारीख में जैसे कि हमें दिखाई ये देता है कि चुनाव आयोग को बीजेपी कंट्रोल कर रहा है आज के तारीख में। मतलब ये शासक जाति के हित की बात है, शासक जाति के हित में काम कर रहा है चुनाव आयोग। और जो अभी 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब उन्होंने सस्पेंड किया, उस दरमियान ये बिल भी पास किया, चुनाव आयोग को लेके जो बिल पास करना था नरेंद्र मोदी को, तो वो बिल भी पास किया वहाँ सस्पेंशन को लेके। तो ये चुनाव आयोग में जो लोगों को जो लोगों को कमेटी में लेना है, अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर को मिला के, और जो डेपुटेशन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेपुटेशन जो किया जाता है, वो उन्होंने बिल पास करके उनके पक्ष में कर लिया है, उनके फेवर में कर लिया है। तो और भी एक सवाल है, जो ये अभी आने वाले इलेक्शन चुनाव में तेलंगाना जो पब्लिक है, यहाँ का जनता है, उनको आप ईवीएम के बारे में, ईवीएम को माध्यम से अभी जो चुनाव कराने के लिए प्लान बन रही है, तो आप इन पब्लिक को, तेलंगाना पब्लिक को स्पेशली क्या मैसेज दे सकते हैं आप? देखिए, जिस तरह से हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, इन्होंने जो ऐलान किया है, अभी आज वो ऐलान आप लोगों को पता चलेगा। उन्होंने ये कहा है कि हम बैलेट से चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। ईवीएम से घोटाला होता है, धांधली होती है, ये अभी प्रूव हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, ये सारा प्रूव हुआ है और जनता इसके विरोध में है। तो हम ये चाहते हैं कि संविधान अगर बचाना है, देश को अगर बचाना है, डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, तो हम बैलेट से चुनाव चाहते हैं। और जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने जनता का ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बैलेट पर चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी ईवीएम को बैन किया गया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी ईवीएम को बैन किया। हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उन्होंने तो अपने कंट्री में ईवीएम को बैन किया है, वो तो हमसे बैकवर्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत की प्रजा को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो। क्योंकि आज के तारीख में हमारा वोट का वैल्यू ईवीएम ने जीरो कर दिया है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जीरो हो चुका है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोगों को यहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव करने का मतलब है हमारा वोट का वैल्यू जीरो हो गया है। तो हम ईवीएम का विरोध करते हुए बैलेट से चुनाव करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते क्या है, बैलेट से चुनाव क्यों, बैलेट से चुनाव इसलिए चाहते हैं कि बैलेट से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है, पहले भी हुआ है, अभी उसी से होगा, ये हमारी धारणा है। और ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो ये उसी से ही होगा, बैलेट से होगा, ईवीएम से नहीं हो सकता। तो धन्यवाद सर, आप जैसा बामसेफ से बीएमएम से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, आप बहुत बड़े बातें रखे हैं, आप टेक्निकली भी बातें रखी समझ लेने के लिए ईवीएम के बारे में या बैलेट के बारे में, और डेमोक्रेसी को कैसा बचाना है और जो हमारे हक अधिकार को कैसा बचाना है, आप बहुत अच्छे बातें रखी। इसके बारे में आपको हम नमन करते हैं और धन्यवाद कहते हैं। థ్యాంక్ యూ। और ఇది మిత్రులారా, యాక్చువల్లీ ఈరోజు మన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో జరిగినటువంటి భారత రాజ్యాంగ పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం ఉందో దానికి కూడా చాలామంది మనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వచ్చినటువంటి మన గెస్ట్ సుధీర్ నాగ్ గారికి ధన్యవాదాలు 3 టీవీ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ సార్.